दोस्तों नमस्कार। 6 चरण की वोटिंग पूरी हुई। कुल लोकसभा की 543 सीटों में से 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। बची है 57 सीट जिस पर 1 जून को वोटिंग होगी। लेकिन बाकी जिन जगहों पर 486 सीटों पर वोटिंग हो गई उससे तस्वीर कौन सी उभरती है? क्या यह तस्वीर वाकई ऐसी है कि बीजेपी अपने बूते 272 का आंकड़ा पार कर लेगी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के भरोसे तीसरी बार शपथ ले लेंगे, या फिर बीजेपी पिछड़ जाएगी लेकिन एनडीए का साथ है यानी सहयोगियों का साथ है तो फिर सत्ता पाने में कोई दिक्कत होगी नहीं, यानी तीसरी बार शपथ लेना प्रधानमंत्री मोदी का तय है? क्या वाकई तय है क्या? ये सारे सवाल आज जो 486 सीटों का एनालिसिस आपके सामने राज्य दर राज्य आने वाला है उसमें इस देश की उन सीटों का जिक्र होगा जहां पर बीजेपी चुनाव हार रही है। चूंकि उसी को आंकड़े चाहिए, हैट्रिक उसे ही बनानी है, तो एक बात और पहले समझ लीजिए। जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से 25 लोकसभा सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, यानी अभी तक जो 486 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से पिछली बार बीजेपी ने 278 लोकसभा की सीटें जीती थी। एनडीए ने 5 सीट जो आखिरी चरण में वोटिंग होनी है उसमें जीती थी, तो एनडीए के भी 5 सीट 486 का आकलन में आप घटा दीजिएगा। लेकिन बड़ा जिक्र आज बीजेपी का है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वैधानिक चेतावनी दे देते हैं। यह चेतावनी इस बात को लेकर है कि दरअसल ये पूरा का पूरा आकलन जो है, जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद चुनाव आयोग ने जो बताया कि इतने परसेंट की वोट हुई है उसे ही आधार बनाया गया। यह अलग मसला है कि पहले चरण के 11 दिनों के बाद 6.14% वोट परसेंटेज पहले चरण में बढ़ गया। दूसरे चरण में भी तकरीबन 6.12% बढ़ गया। तीसरे चरण में तकरीबन 4% वोट बढ़ गए। चौथे चरण में तकरीबन 3.5% वोट बढ़ गए। पांचवें चरण में तकरीबन 2% वोट बढ़ गए। छठे चरण का आंकड़ा अभी तक आया नहीं है, लेकिन छठे चरण में भी आंकड़ा माना जा रहा है कि जो जानकारी निकल कर आई थी वो 62% की वो पार कर जाएगी। उसका इंतजार आधिकारिक तौर पर करना होगा। तो वैधानिक चेतावनी बहुत साफ है। ईवीएम जी नहीं, चुनाव आयोग जी हां। चुनाव आयोग की देरी के बाद बढ़े हुए वोट परसेंटेज की जिम्मेदारी अभी कोई नहीं ले रहा है। वो किधर गए, कहां से आए, किस रूप में आए, हेराफेरी हुई नहीं हुई, हम इन बातों को दरकिनार करते हैं और जरा परखने की कोशिश करते हैं कि 486 सीटों को लेकर इस देश के भीतर क्या वाकई ऐसी तस्वीर उभर रही है जिसमें सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है, या फिर इस दौर में प्रधानमंत्री की जुबान अगर लड़खड़ाई है तो उसकी वजह कहीं ये एनालिसिस तो नहीं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एनालिसिस से पहले हमें लगता है कि इस जुबान के कुछ शब्दों पर जरूर गौर कीजिए, क्योंकि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि हमने जो आपको मुफ्त में अनाज दिया वह अनाज का पुण्य आप हमें देंगे या आपको मिलेगा, यह तभी मिलेगा जब आप हमें वोट देंगे। लेकिन क्या यह बात पहले चल रही थी या नहीं चल रही थी? तो शुरुआत प्रधानमंत्री के इसी अंदाज से। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? दरअसल गरीब कल्याण योजना या मुफ्त में 5 किलो अनाज का दिया जाना उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो इस अनाज पर जीवित हैं, क्योंकि यहां पर बेरोजगारी का आलम बहुत ही बुरा है। यहां तक कि मजदूरी और उस पर भी मनरेगा की स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो 5 किलो अनाज जिंदगी में मायने रखते हैं उन परिवारों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और मनरेगा का पैसा या मनरेगा की कमाई जो 100 दिन तक रोजगार देने की होती है वह भी गायब हो चली है। लेकिन सवाल यह है कि इस चुनाव में संविधान और मनरेगा या कहें मजदूरी का सवाल तो बहुत बाद में आया। हम शुरुआत दरअसल कर्नाटक से करना चाहते हैं,
क्योंकि कर्नाटक सबसे बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में है। और कर्नाटक के वक्त को अगर याद कीजिएगा, जिस समय वहां वोटिंग हो रही थी, तब संविधान का मसला जमीन तक नहीं पहुंचा था। आरक्षण को लेकर सवाल महाराष्ट्र में जब वोटिंग हो रही थी शुरू हो चला था। और आरक्षण के साथ साथ जो सवाल बढ़ा इस दौर में होता चला गया कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, और मुस्लिम की भी एंट्री जिस लिहाज से हुई उसका असर राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश के भीतर, बंगाल के भीतर, उड़ीसा के भीतर, इन तमाम जगहों पर हुआ है। यानी हिंदी पट्टी में इसका बड़ा व्यापक असर है। लेकिन बहरहाल कर्नाटक में तकरीबन 18 सीटें ऐसी हैं, यानी जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी उसकी कल्पना कीजिए। वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ पिछली बार कर दिया था बीजेपी ने। इस बार 10 सीटें उसके हाथ से निकल रही है, 8 सीटों पर चुनौती मिल रही है। कर्नाटक सबसे परिवर्तनकारी राज्य के तौर पर हमारी टीम ने निकाला है। और इसमें हमें लगता है, जब हम 18 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि बेंगलुरु की चारों सीट, बेंगलुरु रूरल है, नॉर्थ है, सेंट्रल है, साउथ है, चारों जगहों पर संकट बीजेपी के लिए है। कोलार की सीट है, चामराजनगर की सीट है, मैसूर की सीट है, मांड्या की सीट है, चित्रदुर्गा, हासन, शिमोगा, रायचूर, चिक्कोटी, बेलगाम, बेल्लारी, दवांगिरी, हावेरी, कोप्पल और गुलबर्गा। यानी कर्नाटक एक व्यापक परिवर्तन के साथ इस चुनाव में नजर आ रहा है। इसकी भरपाई बीजेपी क्या वाकई तमिलनाडु से करेगी, केरल से करेगी, तेलंगाना से करेगी, ये एक अलग सवाल है। जो गंवाती हुई सीट नजर आ रही है उसमें 10 सीट वो गंवा रही है, 8 सीट पर उसको चुनौती मिल रही है। मैसेज क्या है कर्नाटक का? कर्नाटक का मैसेज है कि हो सकता है बीजेपी कर्नाटक में सिंगल डिजिट में आ जाए, और कमोवेश यही स्थिति घूम फिरकर उसके बाद महाराष्ट्र में चली जाती है। महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है जहां पर व्यापक परिवर्तन, यहां पर भी 10 सीटें बीजेपी गंवा रही है, 7 सीटों पर उसको चुनौती मिल रही है। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के भीतर अगर अलग अलग स्थितियों में परखें तो सामने आ जाएगी सीटों के नाम भी और इलाके भी। विदर्भ में 2 सीट गंवा रही है, 5 सीट थी, 3 सीट पे आ रही है। मराठवाड़ा 4 सीट थी, हो सकता है एक भी सीट ना मिले। उत्तर महाराष्ट्र में 5 सीटें थी, 1 सीट पर बच रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में 5 सीटें थी, एक भी सीट मिलने की स्थिति में नहीं है। ठाणे कोकण में सिर्फ एक कल्याण की सीट पर, जहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। मुंबई के भीतर 3 सीट थी, वहां पर सिर्फ 1 सीट बचेगी या नहीं, पीयूष गोयल की सीट, यह भी सवाल है। और इस सिलसिले को अगर आप पकड़िए तो विदर्भ में अकोला, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा इन सीटों को गंवाती है। पश्चिम महाराष्ट्र में सोलापुर, पुणे, बादा, अहमदनगर, सांगली इन सीटों को गंवा रही है। कोंकण में भिवंडी की सीट गंवा रही है। उत्तर महाराष्ट्र में जलगांव, नासिक, रावेर, नंदुरबार, धुले की सीट गंवा रही है। मराठवाड़ा में बीड़, नांदेड़, लातूर यह सीट गंवा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है इस दौर में कि जो एनडीए के 4 सहयोगी थे उसमें 2 सहयोगी तो महाराष्ट्र के ही थे, और दोनों सहयोगियों से कुछ भी लाभ नहीं, वो अजीत पवार हों या एकनाथ शिंदे हो। एकनाथ शिंदे को 1 सीट बेटे की मिल जाए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अजीत पवार बारामती भी जीत पाने की स्थिति में नहीं है। तो सहयोगियों का साथ, सही मायने में 4 ही तो सहयोगी, एक एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, उसके बाद बड़ा नाम नीतीश कुमार, और चौथा बड़ा नाम चंद्रबाबू नायडू का। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के जरिए क्या जीत मिल रही है, यह सवाल अनसुलझा सा है अभी भी, क्योंकि जगन रेड्डी का अपना दावा वहां पर सीट ना गंवाने का है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तीसरा राज्य जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वह उत्तर प्रदेश का राज्य है। और उत्तर प्रदेश के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की जुबां अगर लड़खड़ाई या फिर उन्होंने जिन शब्दों का जिक्र किया, संयोग से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने इस देश की मौजूदा सरकार को उसी दृष्टि में नचासा दिया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या कहती है, इन दोनों परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री के ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं
एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अब प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जैसे ही मुजरे शब्द का जिक्र किया, किसी को समझ आया ना आया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ने राजनीतिक मुजरे के तौर पर अपनी परिस्थितियों को कुछ ऐसा सामने रख दिया कि उत्तर प्रदेश के भीतर की हकीकत जो उभर कर आ रही है, उसमें 15 सीटें वो गंवा सकती है, 11 सीटों पर चुनौती मिल रही है, दोनों मिला दीजिएगा तो 26 सीटें हैं। और इसमें यह भी समझ लीजिए, अभी आखिरी चरण की वोटिंग और उसके बाद की परिस्थितियों का आकलन नहीं है, क्योंकि आखिरी चरण में जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें से बीजेपी 9 सीट जीती थी पिछली बार, उनके सहयोगी अपना दल 2 सीट जीते थे और बीएसपी 2 सीट जीती थी। यानी 9 सीटों को माइनस कर दीजिए उस 62 में जो पिछली बार उसने जीता था। अब उस लिहाज से अगर आप समझिए तो ये 53 सीटों की जीत में से आधी सीटों पर खेल उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि जब हम आपसे कह रहे हैं कि 15 सीट का गंवाना और 11 सीट पर चुनौती मिलना, तो किसी के जहन में भी आएगा वो कौन सी सीटें हैं। हमें लगता है उन सीटों की स्थिति को जरा समझते चले जाइए। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, नगीना, कन्नौज, अकबरपुर, बहराइच, मछली शहर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, बस्ती, आजमगढ़, फूलपुर, बरेली, मथुरा, झांसी, हमीरपुर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, मैनपुरी, ये एक पूरी लिस्ट है उत्तर प्रदेश के भीतर की जहां बीजेपी गंवा रही है या उसको चुनौती मिल रही है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश तो एक प्रयोगशाला के तौर पर रहा है, लेकिन वो ऐसे डगमगाएगा यह किसी ने सोचा नहीं होगा। और इस राजनीति के आगे अगला सवाल यूपी से सटे हुए बिहार का जिक्र होगा। बिहार के भीतर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार और वहां पर वोट ट्रांसफर की सिचुएशन ने अनुकूल स्थिति बीजेपी के लिए रहने नहीं दी, इसीलिए जो गठबंधन के साथी बीजेपी के साथ हैं उनसे कोई बड़ा लाभ बीजेपी को मिल गया, यह भी नहीं हुआ। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बिहार के भीतर भी यह संकट नजर आया और बिहार में से 4 सीटों का गंवाना और 9 सीटों पर चुनौती मिलना अभी तक की स्थिति में, ये जानते समझते हुए कि बिहार में आखिरी चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें बीजेपी 5 जीती थी, जनता दल यूनाइटेड 3 जीती थी, तो इन 5 और 3 को माइनस रखिएगा जो पिछली बार जीत मिली थी। उसके अलावे बिहार के भीतर घुसते ही जो चुनौतीपूर्ण स्थिति और बीजेपी की हार वाली स्थिति है, उसकी भी बड़ी लंबी फहरिस्त है। औरंगाबाद, नवादा, समस्तीपुर, उजियारपुर, सिवान, कटिहार, पूर्णिया, जहानाबाद, अररिया, दरभंगा, महाराजगंज, बांका, जमुई और चंपारण की जमीन जो है उसमें पश्चिमी चंपारण है या पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण में चुनौतीपूर्ण स्थिति बीजेपी के सामने है। यानी रास्ता खुला हुआ है और रास्ता बदल सकता है, यह एक स्थिति है। और जैसे ही आप वहां से निकलते हैं बिहार से, उसके बाद झारखंड के भीतर में खासतौर से हजारीबाग की सीट का गंवाना, यह शायद यशवंत सिन्हा, उनके बेटे जयंत सिन्हा और उसके बाद बीजेपी के हाथ से गंवाना, दोनों को टिकट बारी बारी से काटा गया, लेकिन यह काटने की परिस्थिति में बीजेपी यहां से कटेगी यह किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि बड़ी सेफ सीट हजारीबाग की मानी जाती है। लेकिन हजारीबाग के साथ साथ खूंटी और लोअर दग्गा की भी सीट है। लेकिन यह भी यहां समझिए कि झारखंड में 3 सीटों पर आखिरी चरण में वोटिंग होगी। राजमहल जहां जेएमएम जीती थी और दुमका और गोड्डा में जहां बीजेपी जीती थी, उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो अब इस परिस्थिति में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, अब यहां पर सबसे बड़ा हिस्सा जो प्रभावित कर रहा है वो दरअसल राजस्थान का है। राजस्थान के भीतर की परिस्थिति पहली बार यह है कि 7 सीटों को बीजेपी का गंवाना, और यह सीट 12 भी हो सकती है, जिन 5 सीटों पर चुनौती बीजेपी को मिल रही है। अब सवाल है वो कौन सी सीट है। दौसा, करौली, भरतपुर, चुरू, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण की सीट, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहां या तो चुनौती है या वो गंवाने की स्थिति में आ चुकी है। ध्यान दीजिए तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक
और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों में बड़ा व्यापक परिवर्तन इस दौर में देखने को आ रहा है। सबसे छोटा परिवर्तन कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। वहां सिर्फ मांडला और रीवा, मांडले में कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं और रीवा की सीट, इन 2 सीटों पर चुनौती जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारेगी, लेकिन चुनौती का जिक्र बार बार हो रहा है। अब यहां पर अगला सवाल था, जो आखिरी चरण, जो छठा चरण हो रहा था, जिसमें दिल्ली की 2 सीट, चांदनी चौक और वेस्ट दिल्ली, ये 2 सीटों का गंवाना, हरियाणा के भीतर सिरसा और रोहतक की सीट का गंवाना, और इन सब के बीच बार बार जिक्र होता था कि दरअसल तेलंगाना में क्या होगा। दरअसल तेलंगाना में बीआरएस अपने तौर पर सारी सीटों को गंवा रही है, वो एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। इसका लाभ बीजेपी को भी मिल रहा है और इसका लाभ कांग्रेस को भी मिल रहा है। यानी बीजेपी कह रही है तेलंगाना में उसे लाभ मिलेगा तो मिलेगा। पिछली बार उसने 4 सीट जीती थी, वो बढ़ के इस बार 6 या 8 सीट हो सकती है। दूसरी बार 3 सीट अगर कांग्रेस ने जीती थी तो वह भी बढ़कर 8 या 9 सीट हो जाएगी। घाटा दोनों को नहीं है, घाटा छत्रप को है। लेकिन छत्रप के तौर पर एक आकलन निकलकर यह भी आया कि उड़ीसा और बंगाल और आंध्र प्रदेश में क्या होगा। उड़ीसा के भीतर 2 सीट बीजेपी गंवा भी सकती है और 6 सीट पा भी सकती है। बंगाल के भीतर 3 सीट बीजेपी गंवा भी सकती है लेकिन 6 सीट पा भी सकती है। ये 2 परिस्थितियां दोनों छत्रपों को लेकर बहुत साफ तौर पर उभर नहीं पाई कि आखिर ऐसी क्यों परिस्थिति है कि वहां पर दरअसल एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी को लेकर बंगाल में भी है और नवीन पटनायक को लेकर उड़ीसा के भीतर भी है। लेकिन यह एंटी कंबेंसी की स्थिति आंध्र प्रदेश में नहीं है, जहां पर चौथे बड़े सहयोगी के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी है। और यह स्थिति बतलाती है कि अगर लाभ आंध्र प्रदेश से बीजेपी को नहीं हुआ, बंगाल से नहीं हुआ, उड़ीसा से नहीं हुआ, तेलंगाना में लड़खड़ाई, तो उसके बाद उसके लिए सारी चीजें दूर की गोटी हो जाएगी। और राज्य दर राज्य ये परिस्थितियों के भीतर में असम के भीतर 3 सीटों पर उसकी हार और 2 सीटों पर चुनौती का मिलना। अगर इस पूरी परिस्थिति को खास तौर से परखें, जहां बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, इससे हटकर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश, इन जगहों की 56 सीटें, 56 सीट को बीजेपी गंवा रही है और 44 सीटों पर वह चुनौती मिल रही है उसको। उस चुनौती का मतलब कहीं पर 51-49 है, कहीं पे 50-50 है, कहीं पे 55 या 40 है, यानी निचले तौर पर बीजेपी है। 100 सीटों पर इस तरीके की चुनौती का मतलब बहुत साफ है कि एक झटके में अभी तक जो 486 सीटों पर वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में 278 सीटों पर बीजेपी पिछली बार जीती थी, वह एक झटके में 220-225 सीटों की जीत पर आकर अटक गई है। और इसमें अगर एनडीए का घोल मिला दीजिए तो एनडीए के साथ यह 240 के ऊपर पार करने की स्थिति नहीं है, जहां पर अभी भी स्थिति में एक नाजुक स्थिति है कि इसमें हम चुनौतीपूर्ण सीटों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। और जो आखिरी चरण की स्थिति है, अगर उसमें आप 25 सीट मिला भी देते हैं, जो सभी जीत जाए, तो भी बीजेपी 250 से पहले रुकती है। और अगर एनडीए की उन 5 सीटों का भी जिक्र कर दें तो भी परिस्थिति संयोग से, क्योंकि याद कीजिए नीतीश कुमार और शिवसेना दोनों ने मिलकर तकरीबन 35 सीटें एनडीए के खाते में डाली थी पिछली बार। इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है, खेल उलट गया। महाराष्ट्र में पूरी तरीके से उलट गया, बिहार के भीतर जमीन खिसकी, वोट ट्रांसफर में मुश्किल आई, नीतीश कुमार वहां फंसे, वह भी सिंगल डिजिट के दोराहे पर आकर खड़े हो गए। तो राजनीतिक तौर पर कोई यह कहने की स्थिति में अभी भी नहीं है कि एनडीए अपने बूते सत्ता में पहुंच रही है, यानी बीजेपी तो नहीं पहुंच पाएगी। यह लगभग एक तस्वीर बहुत साफ तौर पर उभर कर तमाम राज्यों की तमाम सीटों को लेकर आ रही है। तेलंगाना में जहां पर कांग्रेस की जीत पक्की है, उसमें वारंगल, महबूबाबाद, खम्माम, पड्डापल्ली, बेड़क, चवल्ला, नागर कुरनूल, इन जगहों पर जीत कांग्रेस की पक्की है। और कांग्रेस की यह स्थिति उसे 100 के आंकड़े के करीब लाकर खड़ा कर रही है और यह स्थिति आगे भी बढ़ सकती है, ये एक आकलन है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि तीसरे चरण में बंगाल के भीतर एक भी सीट पिछली बार नहीं जीती थी बीजेपी, तो इसलिए उसकी चर्चा बेकार है।
उसकी पूरी साख लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में से पिछली बार 9 सीटें जीती थी, लेकिन जो असर है वो असर दिखाई देगा और यहां पर वो 4 सीट के आगे जीत पाई, ये शायद एक मुश्किल सबब हो जाएगा। और दूसरी परिस्थिति उसकी बिहार में है, जहां पर 8 की 8 सीट एनडीए ने जीती थी। वहां पर भी चीजें अगर अटकती हैं तो 272 ये शायद नामुमकिन की दिशा में जा रहा है। और इस दौर में बड़ी आकलन जो हुआ है राज्य दर राज्य, उसमें इस बात का हुआ है कि जो लाभार्थियों को लेकर या जो सुविधाओं का जिक्र इससे पहले सरकार, सत्ता मोदी सरकार करती थी, उसके समानांतर कांग्रेस ने जो अपनी न्याय को सामने रखा और जमीन तक उसे ले गए, वह एक लिहाज से जनता के लिए या वोटरों के लिए वह दुगनी लाभदायक की स्थिति थी। क्योंकि आप जो देंगे उससे हम दुगना देने की स्थिति में आकर अगर खड़े हो गए तो फिर आप क्या करेंगे। यह स्थिति धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में लाकर खड़ा कर गई जिसमें असर वोटरों के मन पर पड़ा। और इसमें बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में सत्ता में कांग्रेस का आना, हिमाचल में कांग्रेस का सत्ता में आना, तेलंगाना में सत्ता में आना, वहां के पूरे संगठन प्रशासन को अपने अनुकूल रखने की स्थिति में वह प्रशासन अनुकूल रह के प्रभाव डाले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस वहां पर प्रभाव ना डाल पाए, ऐसा जरूर होता है। यह इन 3 जगहों के मैसेज निकल कर आए। तो फिर 2 संदेश बहुत साफ हैं। वो 2 संदेश क्या हैं, उससे पहले हमें लगता है कि एक व्यूवर ने हमें बोला भेजा कि आप हमारी कविता को जरूर सुना दीजिएगा, क्योंकि जिक्र अगर आप इस लेन देन का कर रहे हैं कि वो इतना देता है वो इतना देता है, तो संजीव गौवा ये पहले मीडिया से जुड़े हुए थे, एडवर्टीजमेंट में थे। इन्होंने एक कविता लिखी कि बात सुनो जी, बात सुनो जी, किस किस की आवाज सुनो जी, यह कहता है मैं ये दूंगा, वो कहता है मैं और भी दूंगा, दोनों कहे मैं सब कुछ दूंगा, कैसा ये मजाक सुनो जी, बात सुनो जी। बनते हैं सबके हितैषी, सबकी हालत फिर भी वैसी, चल तेरी ऐसी की तैसी, बात सुनो जी। पार्टी के पीछे मत भागो, कैंडिडेट को भी पहचानो, मुद्दों की कुछ बात सुनो जी, बात सुनो जी। जब चुनाव ये टल जाएगा, आपके हाथ में क्या आएगा, मुद्दा आपके काम आएगा, बात सुनो जी, बात सुनो जी। और संयोग से मुद्दा इस चुनाव में हावी हुआ, वोटरों के जहन में उनके अपने मुद्दे उभरने लगे और राजनीतिक तौर पर वह परिस्थिति राज्य दर राज्य और सीट दर सीट नजर आती दिखाई गई। इसीलिए जो सवाल आखिर में बड़े हैं, उसमें बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी फिर भी रहेगी, सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर एनडीए फिर भी रहेगा। और इस दौर में जब सत्ता को अपने अनुकूल मथने की स्थिति में सरकार कई माध्यमों से आ चुकी है, तो दूसरा सवाल यह भी है कि क्या वाकई इंडिया जितनी भी मशक्कत कर ले, बावजूद इसके ताकत उसी सत्ता के पास रहेगी जो सत्ता जा रही है, लेकिन टिकाए रखने के लिए तमाम चीजों को लेकर वह पहलकदमी करने की शुरुआत कर चुकी है और वह आपको 1 तारीख के बाद कहीं ज्यादा सक्रिय नजर आने लगेगा। सवाल यही 2 बड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।